So Bowman's capsule, then loop of Hanle, और PCT, देन हैलेज लूप में देखने को मिल रहा है हमें कॉन्सेंट्रेशन कैसी है यूरिन की, टिश्यूज कैसे हैं, एंड उसके बाद आता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT। Excuse me, sir. यस बेटा। Sir, I have a doubt. यस यू कैन आस्क। So, what will be the function of cortex region in kidney? कॉर्टेक्स रीजन इज द आउटर मोस्ट रीजन, और अभी हमने बात की ना कि कॉर्टेक्स में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। बॉमन्स कैप्सूल को हमने बोला था, पीसीटी रीजन हमने बोला, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड रीजन बोला। तो पूरा का पूरा जो इनर पार्ट है किडनी का, कॉर्टेक्स हो गया, या जो दोनों ही पार्ट है कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, दोनों ही यूरिन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेफ्रॉन्स में भी स्पेसिफिक रीजन, जैसे पीसीटी रीजन हो गया, बॉमन्स कैप्सूल हो गया, लूप ऑफ हैनले हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, डीसी हो गया, डीसीटी, दे ऑल परफॉर्म द वेरियस different functions in the process of the formation of the urine, or in simple, which helps in the filtration of the blood, right? So the cortex region हो गया, उसमें जो जो parts आते हैं वो अपने different role play कर रहे हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। ठीक है। Okay, sir. And sir, what will be the function of renal pelvis? The pelvis region, Yes, sir. लिख, here we have the pelvis region। सिंपल आउटर जो रीजन था ना, हमने डायग्राम कहाँ बनाया था, एक मिनट बस। जो आउटर रीजन था उसको हमने रिनल पैल्विस रीजन बोला था। तो रिनल पैल्विस किस में खुल रहा था? रिनल पैल्विस जो था वो पूरा आपका जो, एक मिनट, जो मेजर रीजन था वहां पे ओपन हो रहा था, उसी को हमने रिनल पैल्विस बोला था। डायग्राम आने दो। ये रहा। ये वाला जो रीजन था ना पूरा बेटा, ये रिनल पैल्विस रीजन ही है। तो सारा जो कॉन्सेंट्रेट होके आ रहा है वो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे जो रीजन आएगा, जो ये वाला जो पार्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है। ये इनर मेड्यूलर रीजन है नेफ्रॉन्स का, या यहाँ पे नेफ्रॉन्स जो है वो नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट हम कह सकते हैं इस रीजन में। और इस ही रीजन में हमारा इनर मेड्यूलर रीजन है। तो ये वाला रीनल पैल्विस रीजन हुआ हमारा, और यहाँ से आगे ये यूरेटर के साथ इसका कनेक्शन है, और यूरेटर से फिर ब्लैडर में। तो ये एक, हम ये भी तो बोल सकते हैं, किसका क्वेश्चन था ये? Sir, Samihan. हाँ समीहन। समीहन, हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो रेनल पैल्विस रीजन है वो एक अपर एंड है किसका? यूरेटर का। अप। सो द रेनल पैल्विस रीजन इज दैट पर्टिकुलर रीजन इज द रेनल पैल्विस रीजन, whereas the loop of Hanle and the collecting duct lies, or the upper end of the ureter is also, we can also say that ki this is reason is the renal pelvis reason। तो enlarged reason है ये, broad reason है ये, जो renal pelvis reason है। ठीक है, जहां से इस renal pelvis reason से सिंपल जो ब्लड आपका जो यूरिन है वो फ्लो कर रहा है किडनी से यूरेटर की तरफ विद द हेल्प ऑफ renal pelvis reason, राइट? Okay, sir, clear. क्लियर एकदम। चाहो तो मैं इसको अलग कलर से भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला जो रीजन हो गया, ये रीजन हो गया रिनल पैल्विस, जो मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये रिनल पैल्विस हो गया हमारा। और इस रिनल पैल्विस में क्या हो रहा है कि यहाँ किडनी से यूरेटर की तरफ यूरिन मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से किडनी के अंदर से आया और यूरेटर की तरफ मूव कर गया विद द हेल्प ऑफ रिनल पैल्विस, और द रिनल पैल्विस इज द अपर एंड लार्ज पोर्शन ऑफ द यूरेटर, राइट? Yes, sir. ओके।
लूप ऑफ हेनले हो गया था हमारा. देन आफ्टर द लूप ऑफ हेनले another part which is the distal convoluted tubule. So in distal convoluted tubule in DCT टिश्यूज हैं वो हैं आपके सिंपल स्क्वामस. स्क्वामस नहीं, यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एंड यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन का और कई आयंस का. और उसके अलावा ये जो रीज़न है दैट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इट्स permeable, that is permeable for water. That reason is permeable for water and urea. ये क्यों होता है अभी जब काउंटर करंट मैकेनिज्म बताऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को. उसके अलावा and this DCT region is found in this DCT region is found in the pyramid region. ठीक है, in the pyramid region you can also say that. और काफ़ी सारे जो नेफ्रॉन्स हैं उनके वो ओपन होते हैं. कैन ऑल्सो से दैट कि वो ओपन हो रहे हैं इस रीजन में या कलेक्टिंग डक्ट में हमें देखने को मिलता है ये रीजन. ठीक है. और उसके अलावा नेफ्रॉन्स के अंदर भी जो कैपिलरी जोन्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर अलग अलग होता है. नेफ्रॉन्स के अंदर भी जो कैपिलरी रीजन्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रेशर हमें देखने को मिलता है. जैसे अगर मैं एफेरेंट आर्टेरियोल्स के बारे में बात करूं जो पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे शुरुआत में, अगर मैं एफेरेंट आर्टेरियोल्स के बारे में बात करूं, सो एफेरेंट आर्टेरियोल्स का जो डायामीटर होता है, ठीक है, इनका जो डायामीटर है एफेरेंट आर्टेरियोल का वो काफी वाइडर होता है. ठीक है, दैट इज वाइडर देन दी diameter of efferent arteriole. ठीक है, एक लेके आने वाली और नीचे लेके जाने वाली और ऊपर लेके जाने वाली. ठीक है, तो अब जो हमने पीछे पढ़ा वापस लेके जाने वाली, तो एफेरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर वाइडर होता है. क्यों वाइडर होता है, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है. या ये वाइडर होने का रीजन क्या है, बता सकता है कोई मेरे को? सोच के बोलना कि एफेरेंट जो डायमीटर है एफेरेंट आर्टेरियोल का वो वाइडर है देन द डायमीटर ऑफ द इफेरेंट. ऐसा क्यों? अगर डायमीटर सेम होने लगा, आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ी ना अभी पीछे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस. ठीक है, आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ी पीछे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की. अगर ये डायमीटर सेम होने लगा तो ये इक्वल प्रोसेस हो जाएगी. फिर ये तो जब ये इक्वल प्रोसेस हो जाए, जब ये इक्वल हो जाएगा दोनों का डायमीटर अगर इक्वल रहेगा, सो देयर विल बी नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो डायमीटर के चेंज होने की वजह से, इन दोनों के ही आर्टेरियोल्स के डायमीटर चेंज होने की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आसानी से हो पाती है. अगर डायमीटर दोनों का इक्वल रहेगा, अगर दोनों का डायमीटर इक्वल रहेगा, डायमीटर अगर इक्वल रहेगा, सो नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. राइट. नेफ्रॉन के पास बेसिकली मैंने बोला कि अलग अलग प्रेशर के जोन्स होते हैं. लो प्रेशर कैपिलरी जोन, हाई प्रेशर कैपिलरी जोन, प्रेशर अलग अलग होता है नेफ्रॉन्स के पार्ट्स में बे स्पेसिफिक. और उसके अलावा नेफ्रॉन्स के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं. प्रेशर जोन तो प्रेशर तो उस वजह से है क्योंकि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है. जैसे जैसे हम किडनी में अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि इनर मेड्यूलर रीजन के अंदर जाएंगे,
वैसे वैसे हमें ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से प्रेशर भी जो है वो चेंज होता रहेगा, फिल्ट्रेशन का हो या फिर वो वॉसा रेक्टा के अंदर हो, आपके जो आर्ट्रियोल्स हैं, जो वॉसा रेक्टा प्रेजेंट होती है उसमें, चाहे वो उसमें हो, राइट। तो अलग अलग टाइप से देखने को मिलता है, और नेफ्रॉन्स के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। दो टाइप के नेफ्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। द वन इज द वन इज कॉर्टिकल nephrons, cortical nephrons, and the other one is juxta juxtamedullary nephron, juxtamedullary nephron। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, राइट। तो लगभग लगभग 85% के आसपास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, और जक्स्टा मेडुलरी जो है वो लगभग लगभग 15% के आसपास है। ठीक है, और यहाँ पे वासर एक्टा जो है वो एब्सेंट होती है, और ग्लोमेरुलाई का साइज भी जो है कॉर्टिकल्स के अंदर वो अलग अलग होता है। वासर एक्टा की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर वासर एक्टा एब्सेंट होती है। नाउ व्हाट इज वासर एक्टा? व्हाट इज वासर एक्टा? blood capillaries which runs parallel to long Henle's loop। ठीक है, तो यानी कि एक रफली बना रहा हूं मैं यहाँ पे डायग्राम, कि अगर ये एक लूप ऑफ हेनले है तो इसके सराउंडिंग में हमें जो ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रही हैं, या फिर जो ब्लड कैपिलरीज देखने को मिल रही है, वो वॉसर एक्टा हो गई। ये अगर लूप ऑफ हेनले है, ये अगर लूप ऑफ हेनलेज है, तो ये उसके सराउंडिंग में कैपिलरीज जो उसके पैरेलली रन कर रही हैं उसके आसपास, उसे हम वॉसर रेक्टा का नाम देते हैं। तो सिंपली वॉसर रेक्टा एक तरीके की आर्टेरियोल है। ये भी कैसी होती हैं? ये यू शेप्ड में ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले भी कैसा है? यू शेप्ड है। तो जब हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, तो इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर वासा रेक्टा जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है इनके अंदर। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर लूप ऑफ हेनले का साइज भी अलग होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा सीबीएसई में, लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट हेयर। ठीक है, ये सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। तो पूछ लेते हैं ये। ठीक है जी, क्वेश्चन आ जाता है ये। सो अब वहां पे लूप ऑफ हेनले का साइज जो है वो अलग देखने को मिलता है इन जक्स्टा मेडुलरीज के अंदर। वासर एक्टा प्रेजेंट है, और हेनले लूप कैसी होती है? लॉन्ग होती है। लूप ऑफ हेनलेस इज लॉन्ग। लॉन्ग होने के साथ साथ डीप होती है, विच इज डीप इनटू
इनटू मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूलर रीजन के अंदर डीप होती है। तो अब यही जो जक्स्ट्रा मेडुलरी जो कॉम्प्लेक्स है, जक्स्ट्रा मेडुलरी जो नेफ्रॉन है, दैट इज अ सेलुलर अपैरेटस बेसिकली, और यही जक्स्ट्रा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी में जक्स्ट्रा मेडुलरी जो कॉम्प्लेक्स होता है इन नेफ्रॉन्स में, वो हार्मोन्स बनाता है। कौन कौन से हार्मोन? एक होता है रेनिन और एक होता है इराइथ्रोपोइटिन। दोनों के फंक्शंस को आगे अभी समझेंगे जब हार्मोनल एक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला मैंने अभी? मैंने कहा कि जो यही जो जक्स्ट्रा, इसी जक्स्ट्रा मेडुलरी से, इस नेफ्रॉन से एक इसका जो सेलुलर इस अपैरेटस होता है, जिसे हम जक्स्ट्रा मेड्यूलर कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। और जक्स्ट्रा मेडुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो इसी जक्स्ट्रा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, जो रिलीज करता है, which releases टू हॉर्मोन्स। और ये दो हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एक मैंने नाम बताया आपको, कौन सा? रेनिन का। एक होता है रेनिन और दूसरा होता है इराइथ्रोपोइटिन। ठीक है, एक होता है इराइथ्रोपोइटिन। दोनों के ही अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, आगे इनको डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट समझ आया सबको, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स वाला? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ जी, तो दो टाइप से नेफ्रॉन्स की स्टडी करते हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकता है ये क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स कौन से होते हैं। 2 मार्क्स का यूजुअली सीबीएसई में पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करके बताएंगे उसको। ठीक है जी। सॉरी। और हार्मोन्स के भी नाम आपसे पूछ लेते हैं। नीट में तो कई बार ये आया है कि किस कॉम्प्लेक्स रीजन से हार्मोन्स ये रिलीज होते हैं, या फिर कौन से टाइप के नेफ्रॉन से रिलीज होते हैं, या फिर हार्मोन के नाम पूछ लेते हैं। और इराइथ्रोपोइटिन का तो मैंने भी आपको फंक्शन पीछे बताया भी था कि आरबीसी के प्रोडक्शन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस सर। ठीक है, और रेनिन भी आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। Yes, sir. रेनिन भी है ना? Yes, sir. अभी रेनिन की बात करेंगे आगे। यस, ठीक है। तो उसके अलावा ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स फिर आगे हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग टाइप की इसमें सेल्स होती हैं, जितने भी जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स हैं ये। और जैसे जक्स्ट्रा मेडुलर कॉम्प्लेक्स है, उसी तरीके से जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स होता है, और उसमें अलग अलग टाइप की फिर हमें सेल्स देखने को मिलती है। लाइक मैक्यूला डेंसा है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है नेफ्रॉन के आर्टेरियोल के पास, लेसिस सेल्स होती हैं। उन दोनों टाइप्स के बीच में सेल्स बेसिकली सपोर्ट करती हैं उनको, ये फंक्शंस को इनके कंट्रोल कराने में या रेगुलेट कराने में, राइट। एंड फिर जितने भी जो मैकेनिज्म है बेसिकली, जो यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, उसमें क्या होता है, तो हम इसमें हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो 3 स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कौन सा रीजन, स्पेसिफिक रीजन अपना रोल प्ले करेगा, वो समझेंगे। सबसे पहला जो होता है आपका, क्या पढ़ा था हमें? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, ये एक पैसिव प्रोसेस होती है, सबसे पहली बात। ठीक है, वो जो पैसिव प्रोसेस कौन सी होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हमारा, नो नीड ऑफ एनर्जी। नो नीड ऑफ एनर्जी ना। उसके अलावा कैसी होती है ये एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होती है। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में ही, जब किसी ने पूछा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। किसने पूछा था? प्रतीक ने पूछा था, वैभव ने पूछा था,
तो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे नीचे सारी चीजें फिल्टर होके आती हैं, ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड्स हो, नाइट्रोजनस वेस्ट हो, सारी चीजें आ रही हैं, तो इसलिए एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे जो फिल्टर हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, वो एक एक नॉन, कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टफ टफ कैपिलरीज हैं सिंपल, यहाँ पे ग्लोमेरुलाई है सिंपल यहाँ पे, और ये ग्लोमेरुलाई जो हैं ये सिर्फ छन्नी का काम करती है एक तरीके से। रिनल आर्टरी लेके आई यहाँ पे, इफेरेंट आर्टेरियोल जिसको आप बोलते हो, इफेरेंट आर्टेरियोल जिसको आप बोलते हो, लेके आई वो, और क्या किया उसने, सिंपल उसने नीचे जो है फिल्ट्रेशन को दे दिया, या सिंपल नीचे फिल्टर कर दिया। पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ जो सपोर्ट कर रही हैं, बॉमन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, सपोर्ट कर रही हैं फिल्ट्रेशन को, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। तो ब्लड यहाँ पे सिंपल फिल्टर हो गया थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ इस रीजन में ओनली 20% जो प्लाज्मा है, 20% प्लाज्मा इज फिल्टर्ड हेयर। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, मैंने कहा कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है यहाँ पे, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है जी, यहाँ प्रेजेंट है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है ये मेडअप होती है, दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, made up of 3 मेजर लेयर्स या 3 लेयर्स। ठीक है जी, एक होती है बेटा इनर एपिथेलियम, इनर एपिथेलियम ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, इनर एपिथेलियम ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। एक होती है दो टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज, इनके बीच में एक प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है जी, एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट, और एक होती है ग्लोमेरुलर, एक होती है ग्लोमेरुलर कैपिलरी एपिथेलियम, ग्लोमेरुलर कैपिलरी एपिथेलियम। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, मैंने बताया था अभी पीछे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो होता है ड्यू टू मोर डायमीटर ऑफ द एफेरेंट आर्टेरियोल एज कंपेयर टू विच इज वाइडर देन द एफेरेंट आर्टेरियोल। बताया था ना अभी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे हो पा रहा है, क्योंकि जो यस सर, डायामीटर वाला पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, डायामीटर वाला पॉइंट ध्यान रखना कि एफेरेंट आर्टेरियोल जो होते हैं, एफेरेंट आर्टेरियोल्स जो होते हैं उनका डायामीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इफेरेंट आर्टेरियोल, उनका डायामीटर कम होता है। ठीक है, एक सवाल आपसे नीट में क्या पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन वाली बात, नीट वाली, सीबीएसई में नहीं पूछेंगे। मैंने ये कहा तो कि सब कुछ होगा, लेकिन क्या नहीं होगा ये भी तो ध्यान रखना है हमें। ऐसा भी तो है ना कि कुछ नहीं होगा। एक नेफ्रॉन जो है बहुत 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 छोटा स्ट्रक्चर है, हम जो एक नेफ्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लाखों। तो कहीं ना कहीं आप इवन जो एनसीईआरटी में भी देखते हो ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही बताया कि डायग्राम सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप एग्जैक्ट उसको बिल्कुल वैसा ही मत मानिएगा। ठीक है, जब आप एक्चुअल में कभी देखोगे तो कुछ हाँ इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, आप देख के बता पाओगे जो बुक में बनाए गए ऐसे हैं, लेकिन फिर भी कई चेंजेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर है ये, हमें कई चीजें यहाँ पे एज्यूम करनी होगी कि हाँ ऐसा होता होगा। बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, किडनी का साइज ही कितना होता है यार, हम 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ बोल रहे हैं उसकी, 10 से 12 सेंटीमीटर कितना होता है।
और उसके अंदर भी लाखों नेफ्रॉन्स, सोचिए। सो ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन में, इन ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन, इन ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन क्या नहीं होगा? जैसे मैंने कहा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये जो है ज़्यादातर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ज़्यादातर जो है ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो प्रेशर जो है ना, वो अलग अलग प्रेशर जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि कई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर होता है एक, ठीक है। सीबीएसई वगैरह में कम पूछा जाता है, नीट में ही अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, नहीं तो बाकी आपके फर्स्ट ईयर में काम आएगा ये। तो फॉलोइंग प्रेशर्स पार्टिसिपेट, देखो छोटा है लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर आता है जब वो नीचे फिल्टर होके आ रहा है। तो एक होता है ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेट प्रेशर, जीएफपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो कितना होता है, लगभग लगभग 60 to 70 मिलीमीटर होता है ये, mm, ठीक है। एक होता है बीसीओपी, बीसीओपी बोले तो ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कितना होता है, लगभग लगभग 28 to 30 मिलीमीटर के आसपास होता है ये, ठीक है। और ये भी इसलिए होता है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। सर यस बेटा। सर इफ एनी केस अगर प्रोटीन यूरिन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ले ले तो? बेटा प्रोटीन अगर लेने लगेगा तो हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट होने लगेंगी। प्रोटीन्स अगर आने लगे ना, जस्ट लाइक यस सर, डिसीज लाइक, आपकी वॉइस ब्रेक हुई। सर वो आपसे सर पूछ रहा है। डिसीज जैसे कि दो लोग एक साथ बोल रहे हो, एक बार दोबारा बोलो बेटा। हेलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि डिसीज मतलब क्या क्या हो सकती है? डिजीज ये है बेटा कि प्रोटीन्स हमें देखने को मिलेंगे। डिजीज यही है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगेगी। मेजरली अल्बुमिन की बात करते हैं हम इसके अंदर। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना बेटा, उनमें भी ये शुगर जो है, डायबिटीज इंस्पाइटिस की कंडीशन अगर आपने सुनी हो, अगर तो आपने अगर सुनी हो तो डायबिटीज एक इंस्पाइटिस होती है डिजीज। और डायबिटिक पेशेंट में ये ग्लूकोज आना, उसके अलावा प्रोटीन्स बाहर आना, तो तभी पर्सन को जल्दी जल्दी भूख लगती है। कभी आप लोगों ने सुना है कि डायबिटिक पर्सन को भूख ज्यादा लग रही है? यस सर, ऐसा सुना है किसी ने? एक जनरल यस सर। क्वेश्चन। हाँ, ऐसा क्यों देखा होता भी है है। बेटा? देखा भी है आपने। ये रीजन है उसका, क्योंकि वो फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। तो कई बार ब्लड के यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज भी लॉस होने लगता है बॉडी से, फिर प्रोटीन्स रिलीज होने लगते हैं। प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं बेटा उसको, प्रोटीन्यूरिया, यस सर। है ना। हाँ, आप पढ़ेंगे आगे, मैं डिसऑर्डर जब डिजीज पढ़ाऊंगा आगे तो डिजीज में पढ़ेंगे। तो अलग अलग डिजीज होती है, कैल्शियम रिलीज हो जाना, प्रोटीन रिलीज हो जाना, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये देखने को मिलती है। तो प्रेशर अगर हिलते हैं तो तब भी हमें देखने को मिलती हैं ये डिजीज जो होती है, ठीक है। तो हम एबनॉर्मल है वो फंक्शन। नॉर्मल ये है कि भाई ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाए, प्रोटीन्स बॉडी के अंदर वापस जाए, जो एक्सेस सॉल्ट है वो बॉडी से बाहर जाए, एक्सेस अमाउंट में वाटर है वो बॉडी से बाहर चला जाए, लेकिन वाटर की कमी ना हो जाए बॉडी में। तो इसलिए वापस से रीअब्जॉर्प्शन वाटर का हो जाए, जिससे कि पानी की कमी ना हो जाए बॉडी के अंदर। तो वो सारी प्रोसेस नॉर्मल है। अगर इसके ऑपोजिट चीजें जा रही हैं तो फिर वो एबनॉर्मलिटी को शो कर रहा है, वो किसी न किसी डिजीज को शो कर रहा है। यस सर। यस सर ये तो हाँ बेटा। सर इनकी फुल फॉर्म रिपीट कर दीजिए। जी जी जी, ये है बेटा आपका जो जीएफपी है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर है। ये प्रेशर बोल रहा हूँ ना मैं,
ये बीसीओपी है आपका ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। एक होता है इसी तरीके से सीएचपी, ये सीएचपी जो है आपका, ये आपका जो कॉर्पस्कल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये, ठीक है। और अलग अलग प्रेशर्स हैं बेसिकली जो प्रेशर निकलते हैं, इससे हम नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर निकालते हैं बेटा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट जब प्रेशर आप लोग पढ़ेंगे आगे तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो ये लगभग 20 mm के आसपास होता है, और ये कैप्सुलर फ्लूइड होता है, क्योंकि ये आपका एक कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये, ठीक है। ये एक कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये, ठीक है जी। ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये, तो इनकी वैल्यू होगा। अच्छा, इनसे हम क्या करते हैं, ये इतना जो प्रेशर है ये, दैट इज ड्यू टू कैप्सुलर कैप्सुलर फ्लूइड की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब इससे आप क्या निकालते हैं, आपका जो नेट प्रेशर निकाला जाता है ना इनका, तो उसे एक नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर निकलता है। तो इनसे हम क्या निकालते हैं, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर, ठीक है। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर जो है वो निकलता है, ओके। और कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू दी जी एफ पी माइनस बी सी ओ पी प्लस सी एच पी, ठीक है। ये लिख लेंगे आप लोग, ये लिख लेंगे आप सभी, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर है ये बीसीओपी हो गया आपका, ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये लिख लेंगे। तो जीएफपी हम लगभग कितना, मैंने बोला आपको, मैंने कहा आपको 70 के आसपास, माइनस का बीसीओपी जो है इसको 30 लेते हैं, और ये हो गया आपका 20। तो ये कितना आ जाएगा आपका, लगभग लगभग अराउंड 30। हाँ जी 20. हाँ। तो नेट ऑपोजिट, तो नेट ये इन्हें वेरी करता है एक्चुअल में, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने इसको बोला ना 28 to 30, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे 60 to 70, ठीक है। तो ये ना वेरी करता है, ये ध्यान रखिएगा। कितना, लगभग लगभग ये आपका 10 to 25 के बीच में, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इतना वेरी करता है, तो आपका लगभग कितना आ गया, ये 20 के आसपास आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेट ऑपोजिंग प्रेशर, नेट ऑपोजिंग प्रेशर। तो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, ये सबका एक जैसा नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा पहली बात। तो सर सीएचपी सेम रहेगा? सीएचपी सेम रहेगा, हाँ लगभग ये 20। जी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना वो, और बीसीओपी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। ओके सर। यस। अच्छा, इसमें तो इस तरीके से आप नेट ऑपोजिंग प्रेशर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर बात आती है हमारी जिसमें आप पढ़ते हो ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन नहीं आएगा अभी बेटा। यहाँ तक कौन कौन है अभी सेशन में, ये पॉइंट समझ आया सबको? यस सर। सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. वो कहाँ गया, वो प्रतीक भाग कह रहा था कि सर मैं स्कूल से आ रहा था, अभी रास्ते में हूँ, आ गया वो? सर तब से मैं ही तो हूँ। अच्छा यार, मैं आवाज, मुझे लग रहा है वैभव है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था। तुम दोनों की आवाज सेम लग रही है मुझे। वैभव कहाँ है? सर मतलब अच्छी आवाज मेरी? यस सर, यहीं पे हूँ। हाँ भाई, दोनों की अच्छी आवाज है। थैंक यू सर। ठीक है। तो अच्छा, प्रतीक ही पूछ रहा है इतनी देर से क्वेश्चन, मुझे लगा ये वैभव पूछ रहा था इतनी देर से कुछ। सो जीएफआर, एक वैल्यू आती है आपकी जीएफआर की। जीएफआर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अभी अपकमिंग एग्जाम जो आ रहे हैं आपको, जो जीएफआर को आप लोग समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई में जीएफआर के ऊपर 10 में से 8 बार पूछा जाता है। पता नहीं क्यों पूछते हैं बार बार, और अभी पता नहीं तो क्यों पूछते हैं बार बार, ये नहीं बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। फेवरेट है। अरे उनका फेवरेट नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई।
देखो जितना भी जो टोटल क्वांटिटी होती है ना, दैट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोमेरुलाई या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेट, which is filtrate by all nephron, which is filtrate by all nephron of both kidney is known as GFR। तो देखो ये आपसे सिंपल पहले डेफिनेशन पूछी जाती है। तो टोटल क्वांटिटी जो है आपके ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन की, जो कि फिल्ट्रेट हो रही है सभी नेफ्रॉन से दोनों किडनी के, उसे हम GFR बोलते हैं। और इसकी एक 100 ग्राम की वैल्यू है जो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है जी, और वो कितनी होती है 125 ml पर मिनट, ठीक है, या फिर लगभग कितना होता है ये 180 वेरी गुड लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे के आसपास होता है, ठीक है, इतना होता है लगभग, आसपास तो नहीं। तो किडनी क्या कर रही हैं, किडनी ना रिसीव करती हैं ब्लड को, ठीक है, मतलब कितना रिसीव करती हैं किडनी रिसीव करती हैं लगभग 1100 से 1300 के आसपास ml ऑफ ब्लड, ठीक है, इतना ब्लड जो है वो रिसीव करती है 1 मिनट में, ठीक है, इन अ मिनट। और ये कितना है, आपने कार्डियक आउटपुट निकाला था, तो ये जो है ना विच इज 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट, which is the 25% of the cardiac output। तो हम अगर GFR जो है हमारा, GFR का नंबर जो है वो एस्टिमेट करता है कि हाउ वेल योर किडनी आर वर्किंग एंड कीपिंग यू हेल्दी। अगर GFR का रेट या GFR का नंबर बिगड़ता है, किसी को भी किडनी में प्रॉब्लम होती है ना, तो GFR टेस्ट के लिए बोलते हैं। सिंपल टेस्ट से अगर रिजल्ट नहीं आता, जैसे मानो कि एक कंप्लीट बॉडी चेकअप करा लिया, आपका GFR नहीं कराया उसमें हमने, तो देखा गया कि प्रोटीन या कोई अदर अमाइनो एसिड या ग्लूकोज कहीं ये, या किसी प्रोटीन का टेस्ट करा लिया, या यूरिन कल्चर हो गया, दैट सपोज, सब कुछ छोड़ो, यूरिन कल्चर एक अच्छा टेस्ट है, यूरिन का टेस्ट करा लिया, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं। अब उसमें कोई प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं या ग्लूकोज देखने को मिल रहा है, वो एक तरफ हो गया, एक साइड। दूसरी तरफ हम GFR को चेक कर सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। तो अगर ये नॉर्मल आता है तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि किडनीज अपने फंक्शन ठीक से नहीं कर रही, ठीक है सर यस। सर कार्डियक आउटपुट का सन में नहीं आया। मैं सिर्फ एक कंपेयर कर रहा था बेटा इसको, कि किडनी कितना रिसीव कर रही है। जैसे आपने कार्डियक आउटपुट में पढ़ा, तो ये सिंपल ये है कि किडनी कितने ml रिसीव कर रही है ब्लड को 1 मिनट में। भाई आपका 0.8 सेकंड के आसपास निकला था ना कार्डियक आउट, मतलब एक, आपने बोला था कि एक सेकंड में हमारा कितना आ रहा था, लगभग 5 लीटर के आसपास आता है आपका वो टोटल जो होता है 5040 के आसपास। याद है जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, कार्डियक आउटपुट जो हमने निकाला था, याद है सबको? यस सर। कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट किया था ना, कैसे निकाला था कार्डियक आउटपुट? अरे बोलो, आओ भाई बताओ। भूल गए?
भाई आपने सिस्टोल, जॉइंट सिस्टोल और डायस्टोल आप लोगों ने पढ़ा था ना कि कितने 0.8 सेकंड में पूरा एक जो चक्रण था, जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही थी, ये तो बोला था। Yes, sir. तो आपने उसमें देखा था कि 5 लीटर Yes. के आसपास ब्लड जो है वो क्या होता है Then टोटल आपके पास। multiplication by stroke volume. हाँ, अपने स्ट्रोक वॉल्यूम से निकाला था ना, तो वो 5040 करके एक वैल्यू आती है जिसको हम 5 लीटर के आसपास लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। यही तो था उसके अंदर, और क्या था। तो आपने स्ट्रोक वॉल्यूम निकाला था, आपने यस स्ट्रोक सर, सेम। वॉल्यूम में सेम नहीं सेम नहीं, अब सुनना, आपने कार्डियक आउटपुट निकाला जिसको आप हार्ट आउटपुट बोलते हो। आपने बोला कि 1 मिनट में बीट जो था हमारा 72 टाइम्स करता है, तो 70 आपका जो था वो एक 70 ml जो था वो ईच वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया था। बोल कहां गया प्रतीक। यस सर, प्रेजेंट। यस, तो 70 इंटू जब तूने 72 किया था तो लगभग लगभग 5040 तेरा कार्डियक आउटपुट जो निकलता है 5 ml निकलता है। तो यहाँ पे जो तू देख रहा है, तू कितना देखता है, लगभग लगभग किडनी जो रिसीव कर रही है इतने ml ब्लड को 1 मिनट में, है ना। तो विच इज द 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। समझा। यस सर, क्लियर। मैंने ये लाइन लिखी, गलत लिख दी लग रहा है, समझ गए। जी सर। हाँ, तो वो 5040 था, ये 1100 टू 1300 के आसपास हो गया। तो मैंने उससे कैलकुलेट किया ये स्ट्रोक वॉल्यूम से, या कार्डियक जो स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ जो कार्डियक आउटपुट आप लोगों ने निकाला था उससे कंपेयर कर रहा हूं मैं इसको। समझे सब लोग, या किसी को डाउट है इस लाइन में। समझ गए सर। यस यस, नहीं और सब कहाँ है। अरे आवाज आ थोड़ा रही सबको। रिपीट कर दीजिए। जी सुनिए, तो बोले जब मतलब मैं पूछूंगा तभी बोलोगे, खुद से क्यों नहीं बोलते हो भाई। नहीं, तो मैंने कहा कि किडनी रिसीव कर रही है, देखो जीएफआर समझ आया ना सबको बेटा। yes, हाँ जीएफआर सबको क्लियर है सबको। कौन कौन है यहाँ पे सेशन में। Yes, sir. यस हाँ, Yes, sir. प्रेजेंट सर। ये सीधी सीधी एक उसकी वैल्यू हो गई भाई, इतना होता है ये तो एक क्लिनिकल पर्पस के लिए वैल्यू हो गई कि अगर इससे अब आएगा तो आपकी किडनी खतरे में है, ठीक है, आप काम सही नहीं चल रहा, ठीक है। अब किडनी मैंने कहा कि रिसीव कर रही है लगभग लगभग 1100 से 1300 ml ऑफ ब्लड, इतना रिसीव करती है 1 मिनट में। मैंने उसके आगे एक लाइन ऐड कर दी, मैंने कहा कि विच इज 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। अब अगर हम देखें रास पिछले जन्म का, तो कार्डियक आउटपुट हमने ये निकाला था कि भाई हार्ट आउटपुट है वो 1 मिनट में जो हमने निकाला था वो कितना निकाला था, हमने बोला था ना 70 इंटू 72 टाइम जो था वो हमारे हार्ट बीट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5040 के आसपास आता है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 5 लीटर ले लेते हैं, और यही 5 लीटर हमारा क्या निकल रहा था प्रतीक, कार्डियक आउटपुट निकल रहा था नहीं निकल रहा था। यस सर। अब जब ये 5040 है तो मैंने इसका बोल दिया कंदीप बेटा ये 1100 टू 1300, तो मैंने कह दिया कि 25% हो गया लगभग हमारे कार्डियक आउटपुट का। समझे। यस सर। यस। अराउंड 100 ml से 500 मिल रहा था ना। ठीक है, क्लियर सर, क्लियर। चलो आगे। तो भाई ये इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो लगभग ये जो है आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालते हो आप इससे, और आप उसको कैलकुलेट करते हो कि जो आपका एक होता है रिनल प्लाज्मा फैक्टर, बच्चों एक फॉर्मूला आपका आता है कि अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फ्लो इन किडनी, कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फ्लो कर रहा है किडनी में। और इसको पता है क्या बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हैं 1 नंबर में आपसे, इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं रिनल प्लाज्मा फैक्टर, इन शॉर्ट RPF। ठीक है। तो जब अगर आपको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालना हो, अगर आपको वैल्यूज दी हुई हो, मान लो सीबीएसई में, ठीक है, मान लीजिए आपको वैल्यूज दी हैं सीबीएसई में और आपको बोला गया है बेटा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं,
फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है GFR अपॉन RPF। तो GFR कितना था 125 और RPF हमारा जो रिनल प्लाज्मा फैक्टर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, ये जो होता है ना रिनल प्लाज्मा फैक्टर, ये 650 to 700 ml के आसपास है। ठीक है, 650 to 700 ml। तो आप इसको लगभग 650 से डिवाइड करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, कि कितने या इससे निकाल सकते हो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। और रिनल प्लाज्मा फैक्टर है कि कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फ्लो कर रहा है किडनी के अंदर, जिसे हम रिनल प्लाज्मा फैक्टर के नाम से जानते हैं। और इनसे आप क्या निकाल सकते हो कि आपकी किडनी कितना अच्छा फंक्शन कर रही है और कितना अच्छा फंक्शन नहीं कर रही। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आया सबको? यस सर। यस सर। वैभव, विभव, प्रतीक्षा, रिया, कोमल, समीहान। Sir. यस Yes, सर। sir. ओके Yes, sir. ओके जी, आप चलते हैं आगे। तो ये पहली प्रोसेस हो गई हमारी। दूसरी प्रोसेस कौन सी थी? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट वाले में कितना मतलब प्लाज्मा फिल्टर्ड जी? होगा? इसमें बेटा प्लाज्मा मतलब कितने परसेंट फिल्टर्ड होगा? कितने परसेंट? मीन्स कितने कितने लीटर? इससे आप फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालोगे ना, वो तो रिनल जो प्लाज्मा फैक्टर है वो लगभग 650 से 700 ml के आसपास होता है। 650 से 700 ml, आप जो आपने पूछा है वो 650 से 700 ml। सर इसमें 170 लीटर, सॉरी, मतलब सर 170 लीटर दिया है पर डे। वो लीटर के हिसाब से उसने दिया पर डे। तो ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है। ये आप अपने GFR से ये वैल्यूज कब ये क्लिनिकल पर्पस में काम आती हैं ये वैल्यूज। ये जब डायग्नोसिस करते हैं ना डिजीज का, कोई किडनी की एबनॉर्मलिटीज का, या फंक्शन किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं KFT वगैरह, तो ये उसमें काम आते हैं निकालने के लिए। इन फ्यूचर किसी को जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर किसी को KFT सुना है ना किसी ने, किडनी फंक्शन टेस्ट, यस सर। अगर आपके पास रिपोर्ट आएगी किसी की अगर हो, तो आप उनसे देख सकते हो निकाल के, अगर प्रॉपर आपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराया है पूरा, तो ये सारी वैल्यूज उसमें लिखी होती है। इवन आजकल तो इतना एडवांस हो गया है कि फॉर्मूलाज तक लिखे दे देते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। पता है आप लोगों को ये बात? मतलब ये जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, अगर कहीं आपने लैब टेस्ट कराया KFT वगैरह का, तो कई बार तो फॉर्मूलाज तक देते हैं। कुछ लैब्स ऐसी हैं जो कहते हैं कि आप निकाल के चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो इनसे। सर लालपत लैब। हाँ, जैसे हाँ लालपत लैब, मैंने पता नहीं किस में देखा था यार, घर में ही किसी का देखा था काफी पहले। तो उन्होंने कुछ फॉर्मूला दिया हुआ था, पता नहीं शायद लालपत लैब से था वो या कहाँ से था। तो मैंने कहा यार ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप एक नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी हो, तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है उसको। भाई जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से वो तो जानता है कि GFR क्या है, जो नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड का है उसको क्या पता GFR क्या है। तो वो इजी वे में ये भी बताते हैं लास्ट में कि ऐसे 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 अपने निकाल सकते हैं और ऐसे ऐसे हमने इसको निकाला है, तो ये आपकी एबनॉर्मलिटी है। आजकल तो बहुत इजी रहता है रिपोर्ट्स वगैरह चेक करना। तो उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो एंट्री होती है, जो एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं और जो नेफ्रिक फिल्टर से जितना भी जो इसेंशियल हमारे जो मटेरियल हैं हम उनको रोक लेंगे, इसलिए इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हमें किसको होल्ड करना है? हमारे जितने भी जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, हमें इसेंशियल चीज़ों को रोकना है। लगभग कितना प्रोडक्ट जो है वो फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होता होगा बाय द रीनल ट्यूबल? तो बच्चों 98 to 99% के आसपास जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, 98 to 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, एंड दैट रीअब्जॉर्ब्ड बाय द
रेनल ट्यूब्यूल। रेनल किसके लिए आता है वर्ड? किडनी। किडनी के लिए, ठीक है। तो रेनल ट्यूब्यूल जो है वो 98 to 99% इसको रीअब्सॉर्ब करते हैं। एंड व्हाट इज सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन? सो द एंट्री ऑफ द all the essential materials from the nephric filter towards their peritubular capillary blood, that is called the selective reabsorption। आसान भाषा में कि जितने भी जो essential materials हैं वो जो फिल्टर हो रहे हैं नेफ्रॉन के अंदर, उसे हम, या नेफ्रॉन के ट्यूबुलर रीजन में, उसे हम सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का नाम देते हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये? तो ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन वो तो आपने वहां पे पढ़ा ट्यूबुलर रीजन में। अब और गहराई की बात सुनिए। इट अकर्स इन पीसीटी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनलेज, उसके अलावा डीसीटी। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमें सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन स्पेसिफिक सिर्फ ट्यूबुलर रीजन में देखने को मिलता है, लेकिन वो ट्यूब्यूल कौन कौन से हैं? सिर्फ लूप ऑफ हेनले नहीं, पीसीटी भी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी है, और लूप ऑफ हेनले में भी है, और साथ ही साथ कलेक्टिंग डक्ट में भी। सर रीऑब्जर्व, हाँ जी, यस यस यस। सर क्या था? रीअब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पैसिव है या एक्टिव? पैसिव है या, देखो यहाँ खर्च Active। होता है दोनों, यहाँ दोनों टाइप की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है एक्चुअली। जो पीसीटी के थ्रू होगा ना, देखो पीसीटी में जब आपको देखने को मिलेगा तो वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि बेटा अलग अलग सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ना अलग अलग पार्ट्स में हो रहा है, तो इट इज डन बाय बोथ। ठीक है प्रतीक ने पूछा ना ये? जी सर। किसने पूछा? हाँ जी, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? डन बाय बोथ, एक्टिव। अच्छा क्वेश्चन, पैसिव मैकेनिज्म। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है लड़का। एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही प्रोसेस देखने को मिलती है। सर ऐसा क्यों होता है? मतलब सर किस सिचुएशन में ये सब दोनों प्रोसेस? हाँ हाँ हाँ, वही बेटा, वही बता रहा हूँ मैं। अब देख कर्णदीप, अलग अलग रीजन है बेटा यहाँ पे। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन देख बेटा, तेरे को पीसीटी में भी देखने को मिल रहा है, डीसीटी में भी है, और ये भी है और ये भी है, अलग अलग पार्ट्स में हो रहा है ना। और कर्णदीप फंक्शन तो सारे सबके एक जैसे नहीं है। पीसीटी अपनी अलग जगह है, डीसीटी अलग पार्ट है, और इवन रीजन तक अलग अलग है किडनी के। कहीं कोई कॉर्टेक्स रीजन में है और कोई मेडुलर रीजन में है। तो दैट इज अकर बाय डन बाय दी बोथ द प्रोसेस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स है, विटामिन्स है, ये कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं पीसीटी में, और इसको आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हो। मैं आगे लिख देता हूं इस चीज को। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि ग्लूकोज, मैंने बोला फैटी एसिड्स हो गए, उसके साथ साथ मैंने अमाइनो एसिड्स कहा था, मैंने विटामिन्स कहा, ठीक है। दे आर कंप्लीटली, सर विटामिन और सॉल्ट भी आ जाएंगे ना? बेटा सॉल्ट नहीं लिखा, देखो मैंने अभी इसमें, मैंने सॉल्ट कहाँ लिखा? सर सॉल्ट नहीं लिखा, नहीं आएंगे यानी? सर एक बुक में दिया हुआ है। अरे बुक में दिया हुआ है? कौन सी बुक में दिया हुआ है भाई? कौन सी बुक में दिया हुआ है?
बेटा ध्यान से पढ़ना, हाँ सर। कहीं डीसीटी का नाम ना लिखा हो, पूरा पढ़ना उसको, कहीं डीसीटी ना लिखा हो उसके आगे, ठीक है? आएंगे अभी आपकी बातें भी आती। हाँ हाँ। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स है, विटामिन्स हैं, दे आर कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, ठीक है? तो इसी को हम नाम देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। पीसीटी की अगर मैं बात करूं, सिर्फ पीसीटी की, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है? इस पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है? मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। अब आप पूछोगे कि सर कितने परसेंट होता होगा, तो इतना मान लो 65 to 70% के आसपास इस पीसीटी के अंदर ही होता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्यों, कौन हेल्प करता है? तो हेल्प करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है किसके थ्रू होता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ड्यू टू दी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, शेप वैसी होती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है जी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। पीसीटी में पीसीटी में 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और H2O एंड 70 to 80% ना वाटर भी होगा इसके अंदर, इसमें वाटर भी होगा। तो मतलब वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, मतलब कितना कौन रीअब्सॉर्ब कर रहा है, ये उसकी बात है, कौन कितना रीअब्सॉर्ब करता है। तो 70 to 80% के आसपास इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्सॉर्ब करते हैं, और जो आपके बाकी के जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस मैंने ऊपर लिखे हैं, तो उन्हीं में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स 100% के आसपास रीअब्सॉर्ब करते हैं। ये रीअब्सॉर्ब की कहानी है इनकी, ठीक है? ये इनकी रीअब्सॉर्ब की कहानी है, कौन कितना रीअब्सॉर्ब करता है। न्यूट्रिएंट की बात करूं तो मैं, कौन से न्यूट्रिएंट बोले मैंने जो ऊपर लिखे हुए हैं, कौन कौन से लिखे हुए हैं ऊपर? भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे, ठीक है, दे आर कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब इन पीसीटी, ठीक है? उसके अलावा जो सोडियम है, जो सर इलेक्ट्रोलाइट से मतलब बेटा वाटर सोडियम, का इलेक्ट्रोलाइट? बेटा सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे आयंस मतलब? आयंस हो गए ना। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज, और चार्ज किस पे होता है भाई? सोडियम पे चार्ज है नहीं है? ओके आयन सर। है ना, पोटाशियम पे है नहीं है? अरे बोल, अब कहाँ चला गया, देख बोल नहीं रहा, निकम्मा। यस सर। कैल्शियम हो गए, हाँ। तो ये सभी क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट से तो हुए तेरे। तो सोडियम हुआ, पोटाशियम हुआ, आयन से तो है ये। कैल्शियम हुआ, दे आर बाय प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस, बाय प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस, ठीक है? या आप प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस कह सकते हो, या आप उसको ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो, क्योंकि उन्हीं को ट्रांसपोर्टेशन तो चल ही रहा है ना, तो ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो। बाकी जो आपके जो क्लोरीन आयंस हुए, जो और कई बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं आपके, ठीक है? तो ये पैसिवली, ठीक है, बाय पैसिव प्रोसेस से। ये सवाल आता है यहाँ से कि कौन सा पैसिव प्रोसेस से हो रहा है और कौन सा एक्टिव प्रोसेस से हो रहा है, ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन आता है ये। पैसिव पैसिव बाय पैसिव, एंड जो वाटर है H2O बाय ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। बच्चों ये ध्यान रखना है आपको। अब चाहे आप इसको याद रखो, इसको आज के डिनर में ले लो 2-3 बार, चपाती के साथ, दाल के साथ, राइस के साथ, कुछ भी करो, लेकिन इसको आपको याद रखना है बस, ठीक है? तो जितने भी जो आयंस हैं वो एक्टिव प्रोसेस से जा रहे हैं, और
बाकी के जो आपके जो नेगेटिव आयंस हैं जैसे बाइकार्बोनेट्स हो गए, Cl हो गए, वो पैसिव प्रोसेस से, और वाटर बाय द ऑस्मोसिस। ये डायरेक्टली लाइंस आती हैं हर बार, पता नहीं क्यों। ये हर बार यही आपसे पूछते हैं, एक्टिव और पैसिव में इधर उधर कर देते हैं बस। चाहे तो प्रीवियस ईयर का भी, इसी साल का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है वो उठा के देखना, सिर्फ एक्टिव और पैसिव में इधर उधर कहानी घुमा देते हैं। ये यूरिन फॉर्मेशन पे लगभग हर साल सवाल आता है नीट में। ये 5 स्टार कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, आवाज आ रही है सबको? ओके यस सर। सर। जी सर। इसे एक्टिव और पैसिव का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके अलावा फिर डीसीटी की बात करते हैं आप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो ये एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब इसको ना, इसको इसको मैं कंडीशनल प्रोसेस भी कहता हूँ। इसे मैं कंडीशनल, एक्चुअली रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का नाम भी देते हैं, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। अब कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे वाटर का और सोडियम का, डिपेंड, अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म समझोगे ना तब पता लगेगा अच्छे से। तो ये अकर होता है इसका। तो अलग अलग डिपेंड करता है कि पानी की कितनी लॉस तो नहीं हो रहा, पानी ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा, उसके ऊपर सॉल्ट कैसे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और सॉल्ट तो वैसे भी रीएब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पे एक्टिवली, और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की प्रेजेंस में। और जो जितना भी जो डिस्टल एंड होता है, जो डिस्टल पार्ट होता है डीसीटी का, वो वाटर जो रीअब्सॉर्ब होता है वहाँ पे पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है। और एडीएच वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्मोन्स का याद रखना कि जो ये एक कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है H2O का, यहाँ पे H2O का और सोडियम का देखने को मिलता है। कहाँ पे? इन proximal part of DCT। और जो सॉल्ट हैं, सॉल्ट रीएब्सॉर्ब होते हैं, सॉल्ट रीएब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिवली, ठीक है, इन द presence of एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। हार्मोन रेगुलेशन पढ़ेंगे अभी हम आगे, तो एल्डोस्टेरॉन। इसलिए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशन कैसी है, NaCl की कंडीशन कैसी है, वाटर की कंडीशन कैसी है, यूरिया की कंडीशन कैसी है वॉसा रेक्टा में या ट्यूबुलर रीजन में, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये पूरा का पूरा। एक होता है प्रॉक्सिमल एंड और दूसरा होता है इसका डिस्टल एंड, जो डिस्टल पार्ट है। तो जो डिस्टल पार्ट है डीसीटी का, डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी, यहां वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, वाटर रीअब्सॉर्ब्ड बाय पैसिवली, ठीक है। वाटर रीअब्सॉर्ब होता है यहाँ पे पैसिवली, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of एंटी-डाईयूरेटिक हार्मोन ADH, ठीक है। और इसीलिए इसको हम पैसिवली होता है, इसको हम फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन। क्या कहा मैंने कि एक प्रोसेस ऐसी जहां कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिल रहा है वाटर का और कुछ आयंस का। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है डीसीटी का, वहां सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होता है एक्टिवली, लेकिन जो डिस्टल पार्ट, किस हार्मोन की प्रेजेंस? इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डोस्टेरॉन। लेकिन जो डिस्टल पार्ट होता है डीसीटी का, वहां वाटर रीअब्सॉर्ब होता है बाय पैसिवली इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अभी हार्मोनल पार्ट में पढ़ेंगे वहां पे। इसको हम फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया?
यस सर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इस वाले इस ट्यूबुलर वाले पार्ट में, कुछ थ्योरेटिकल पैसिव एक्टिव थोड़ा सा बार बार यही प्रोसेस जो है वो देखने को हमें मिलती है। यहाँ हार्मोनल रेगुलेशन के बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो लूप ऑफ हैनले होता है, ठीक है, हार्मोनल से पहले अभी लूप ऑफ हैनले की बात कर ले। सो लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनलेज, लूप ऑफ हैनले में क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है इस सेगमेंट में जब डिसेंडिंग पार्ट होता है इसका। देखो दो तरीका होता है ना, आपने नेफ्रॉन ऐसे बनाया, आपने नेफ्रॉन को इस तरीके से बनाया, ठीक है, आपने Sir, कुछ, यस बेटा, sir, can you please provide this PPT today only? हाँ हाँ क्यों नहीं, Thank you, sir. सर रिकॉर्ड हो रहा है क्या? मे बी और मे बी नॉट, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, मे बी नॉट। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इज इट रिकॉर्डिंग स्टार्टेड और मैम रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग। Yes, sir, it's recording. यस 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 इट्स रिकॉर्डिंग, राइट। प्रतीक डर गया हैं? प्रतीक कह रहे सर ऐसे कैसे जी सर। देखो ये फिल्ट्रेट है बेटा, इसे क्या बोलोगे आप, फिल्ट्रेट। जो लूप में है इनको क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेट ही तो है, जो फिल्टर हो क्या ऊपर से, तो फिल्ट्रेट नहीं हुआ ये, बोलो यार। यस सर। यस, अब जब ये सर नीचे एंजिन से, ऐसा फील हो गया था मुझे। अरे नहीं नहीं एंजाइना नहीं करना देंगे, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहां से ये ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब। करेक्ट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनलेस, ठीक है जी। तो इस रीजन में लूप ऑफ हैनले में, ये पूरा का पूरा आपका लूप ऑफ हैनले है, इसको हम लूप ऑफ हैनले का नाम देते हैं, लूप ऑफ हैनलेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है अकर होता है इस सेगमेंट में, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हमने कहाँ पढ़ा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे पढ़ा, पीसीटी। पीसीटी में से, ठीक है। और मिनिमम जो है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है इस रीजन में, ठीक है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। अब डिसेंडिंग लिम्ब की जब हम बात करते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को एब्जॉर्ब करता है पैसिवली, क्योंकि इस लिम्ब में कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आते हैं ना बेटा, यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मान लो जब हम नीचे आते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे 300 ऑस्मोलैरिटी हो गई, ठीक है, मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, मानो यहाँ पे 300 हो गई, फिर 600, फिर 900, फिर 1200, ऐसे बढ़ती है। तो जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी कि, तो इन डिसेंडिंग लिम्ब जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है पैसिवली, तो इस लिम्ब में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है, ध्यान रखिएगा, इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। क्या क्या कहा मैंने कि वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है, H2O absorb। Sir, if water is absorbed, then the concentration would be decreased, na? जब वो यहाँ पे जब अभी जब काउंटर करंट पढ़ोगे ना तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे काउंटर करंट में, ऐसा होता क्यों है, ठीक है बेटा। अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म में ऑपोजिट, हाँ, आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी रहेगी, NaCl का कैसा रहेगा, वो सारी चीजें,
सो इन दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले H2O एब्जॉर्ब होता है पैसिवली। सो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, सोल्यूट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जबकि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पैसिवली होती है प्रोसेस, यहाँ पे भी पैसिवली। और इसके दो सेगमेंट होते हैं, एक थिन सेगमेंट और एक थिक सेगमेंट, अलग अलग। ठीक है, एक जो ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं डीसीटी की तरफ, तो इसमें एक थिक सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, और जब हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो एक थिन सेगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब डीसीटी डक्ट बढ़ रही है ऊपर, तो हमें एक थिक सेगमेंट देखने को मिलता है। नीचे की तरफ जब हम बात करते हो तो हमें थिन सेगमेंट देखने को मिलता है। तो असेंडिंग लिम्ब पैसिवली क्या कर रहा है, पैसिवली करता है, पैसिवली इन थिन सेगमेंट, इन थिन सेगमेंट। ठीक है जी, एंड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है कैसे, एक्टिवली इन थिक सेगमेंट। तो दो सेगमेंट कैसे बनते हैं, ये ऊपर की तरफ जो ट्यूब्यूल्स यहाँ पे थिन सेगमेंट्स होते हैं, ऊपर की तरफ थिक सेगमेंट होते हैं। यहाँ पे थिक सेगमेंट होते हैं और यहाँ पे थिन सेगमेंट्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब नीचे से लूप ऑफ हेनले से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और जब यहाँ डीसीटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे थिक सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं इसके। सो इन दिस लिम्ब कॉन्सेंट्रेशन जो होती है लिम्ब्स की, वो अप्रोक्सीमेटली वो डिक्रीज होने लगती है, और अलग अलग तरीके से जो फिल्ट्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है, मतलब पैसिवली भी देखने को मिल रहा है और एक्टिवली भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो, इसलिए मैंने कहा कि जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, जो प्रतीक ने क्वेश्चन पूछा था शायद, इसलिए मैंने कहा था कि जो ओवरऑल यहाँ पे जो प्रोसेस है वो एक्टिव और पैसिव दोनों होती है, राइट। एक्टिव और पैसिव दोनों होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखने को मिलती है हमें। फिर यहाँ से आगे की तरह जब हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, सम सॉल्ट्स होते हैं, और यूरिया जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होते हैं उनकी प्रेजेंस में काम होता है। ज्यादा पानी जो है वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, और जनरली यहाँ पे हमें एक हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो फॉर्म्ड होता है। क्या कहा मैंने कि जब हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं तो इस कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ सॉल्ट्स हैं, सम सॉल्ट्स, और यूरिया जो है रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं ना, तो कलेक्टिंग डक्ट में भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, कुछ सॉल्ट्स हैं और सम कुछ यूरिया है। और ये जो फंक्शन होता है यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो मोर वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। अभी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन बताऊंगा आपको कैसे काम करता है। तो ADH क्या है, क्या करता है, मोर वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, मोर वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, मोर वाटर रीअब्जॉर्ब। तो जनरली यहाँ पे कैसा यूरिन फॉर्मेशन होता है, जनरली हाइपरटोनिक, क्या मतलब बताया था अभी शुरुआत में, हाइपरटोनिक यूरिन
फॉर्म्ड High होता है। concentration of the solute. हम्म High concentration of the solute. इसका मतलब हाइपरटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन का मतलब है कि ऐसा यूरिन जिसमें से वाटर को बाहर कर लिया गया है यूरिन में से, तो सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब जो वेस्ट है वो ज्यादा है और वाटर जो है वो कम है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया है। हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब है कि इन विच वाटर is water is moves out from the urine, तो यूरिन में से वाटर को निकाल लिया गया है। तो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है लगभग लगभग मान लीजिए कि 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। शुरुआत में जो फिल्ट्रेट निकला था ना, जिसे आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला था, तो उसका लगभग लगभग 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करता है। यूरिया सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जो इसका जो डिस्टल पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का, सारा का सारा यूरिया वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है। Sir, what is written after some salts and in the first point? Large amount of water, some salts and urea reabsorbed. Okay, sir. Urea. So the question Yes, is, sir. yes, So if it is 4 times concentrated, then why it is said that concentrated urine is harmful for health? It may be diluted. no, ये तो हम बाहर निकाल रहे हैं ना बेटा, जो बना है। देखो हमें मेजरली क्या करना है यहाँ पे, अभी प्रोसेस, मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। देखो वाटर को रीअब्सॉर्ब करना जरूरी है या नहीं है ना? Yes, sir. पानी हमें वापस भेजना है बॉडी में। ये तो डिहाइड्रेट हो, जितनी बार आप यूरिन पास आउट करेंगे उतनी बार बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी ऐसे। तो मैंने कहा कि हम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक इनिशियल फिल्ट्रेट से, और यही यूरिया जो है वो एब्जॉर्ब होता है इस कलेक्टिंग डक्ट के डिस्टल पार्ट से, और वो वापस कहां भेजा जाता है? मेडुला में। ये तो सॉल्यूट की कमी नहीं हो जाएगी, वापस वो दोबारा से कहां जाता है? मेडुला रीजन में। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ना, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करेगा। और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है मेडुला में, फिर वो डिफ्यूज होता है सेगमेंट में, फिर वो वापस से असेंडिंग लिम्ब में आता है, और फिर जो वेस्ट, जितने सिर्फ जो वेस्ट है ना हमारे लिए, जो अब जो हार्मफुल बचा है, सिर्फ वही यूरिन की फॉर्म में वापस से निकलता है यूरेटर की तरफ। Okay, sir. तो अगर 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 इस तरह से ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बहुत ज्यादा बाहर निकलते रहे, फिर तो सॉल्यूट भी कम पड़ जाएंगे बॉडी में, राइट? तो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है प्रोसेस, वो दोनों एंड्स के। क्यों कहते हैं उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है किसमें? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, इस तरीके से। उसके बाद जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, लास्ट हमारा जो बचता है इसके अंदर, वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिंपल ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो ट्यूबुलर सेल्स होती है नेफ्रॉन की, वो रिलीज करती हैं वेस्ट को, और जो मेन साइट है ट्यूबुलर सिक्रीशन की वो पीसीटीबी है, जहाँ पे अमोनिया है और पोटाशियम है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, वो सिक्रीट होते हैं। मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा लास्ट जो आता है इसमें वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये हार्मोनल रेगुलेशन नहीं है अभी, जैसे ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो इन ट्यूबुलर सिक्रीशन जितनी भी जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, ये ट्यूबुलर सेल्स ऑफ नेफ्रॉन्स रिलीज वेस्ट, ठीक है? दैट ट्यूबुलर सिक्रेशन में जो मेन साइट है इसकी, व्हाट आई सेड, कि जो इसकी मेन साइट है
of this tubular secretion, that is PCT, ठीक है, proximal convoluted tubule। अब इसके अंदर H+ आयंस, अमोनिया हो गए, ठीक है, उसके अलावा पोटाशियम हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गए, ये सभी। और भी हैं, जैसे मैंने बोला कि क्रिएटिन होता है, ठीक है, क्रिएटिन होता है, ये सभी जो हैं ये सिक्रीट होते हैं। These all are secreted। और उसके अलावा ये तो बात रही पीसीटी की। अगर मैं डीसीटी की बात करूं ट्यूबुलर सिक्रेशन में, एनडीसीटी, H+ आयंस, अमोनिया और पोटाशियम, ये फिर से सिक्रीट होते हैं, ये भी सिक्रेटेड होते हैं। अब ये मेंटेन करते हैं आयनिक बैलेंस को, ठीक है, ये आयन बैलेंस जितना भी है वो इस ट्यूबुलर सिक्रेशन में मेंटेन होता है। और कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ आयन जो है वो सिक्रीट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में भी, जैसे कि आपके डेजर्ट एम्फीबियाज ही क्यों ना हो, मरीन या बॉनी फिशेस हो आपकी, और मतलब उनमें क्या देखने को मिलता है हमें, उसमें सिर्फ इसमें जो रोल है ना वो यूरिन फॉर्मेशन में ही काम करते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा उनमें क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती, उनको नहीं लाते यहाँ पे। तो यूरिन जो टर्म दी गई है, यूरिन जो टर्म दी गई है वो एक्चुअल में कहाँ बनता है, वो इस कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि पूरा का पूरा आयनिक बैलेंस होने के बाद तब जाके कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कंपोजिशन क्या होती है यूरिन की? यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन ऑफ यूरिन। अच्छा, पीएच कैसा होता है यूरिन का? सबसे इंपॉर्टेंट, पीएच कैसा होता है बच्चों? एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है? पीएच कैसा होता है, कोई बताएगा? सर एसिडिक होता है। हाँ जी, लगभग 6। एसिड बेस बैलेंस टाइप। तो वो तो न्यूट्रलाइज हो गया फिर, लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं होता। सर 4.8 to 6.5 ऑलमोस्ट। और पर डे की अकॉर्डिंगली कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है या कितना बनता है, लगभग डिपेंड करता है वो, लेकिन एवरेज 1 से 1.5 लीटर के आसपास। 1.5 लीटर यूरिन। हाँ। अच्छा, उसका येलो कलर भी होता है यूरिन का? यस सर। कलर यूरी क्या कहते हैं उसको? हाँ 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 हाँ, यूरोक्रोम। यस सर, मुंह से निकल नहीं रहा। ड्यू टू यूरोक्रोम, प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट यूरोक्रोम। अच्छा, दैट इज अ गुड साइन कि अगर यूरिन येलो आ रहा है, सबसे पूछना चाहूंगा, दैट इज अ गुड साइन कि यूरिन येलो आ रहा है? नो सर। नो। अच्छा, यूरिन येलो कब आता है, कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? सर फीवर टाइम। फीवर टाइम एक कंडीशन, दूसरा कोई और सर बताना जब चाहेगा? पानी की कमी हो बॉडी। ये किसने बताया पानी की कमी, किसने बोला ये? प्रतीक्षा। गुड, तितिक्षा, बिल्कुल। इंडाइजेशन होता है। हाँ जी, इंडाइजेशन के समय ये हो जाता है। इंडाइजेशन के टाइम पे यूरिन, बट डिहाइड्रेशन के टाइम पे रेडिश शेड में भी चला जाता है यूरिन कभी कभी। लेकिन जनरली आमतौर पे जो देखा जाता है, हम यूरिन येलो ज़्यादा देखते हैं। कई बार आपने ऑब्जर्व किया है, कई बच्चों ने अच्छा किया, अगर आप एक दिन ठीक से पानी कम पिएंगे तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है हमारे। और डेफिनेटली जब टेम्परेचर हमारा एबनॉर्मल होता है, जिसे आप फीवर बोलते हैं, तभी इसका कलर जो है वो चेंज होता है, फिजियोलॉजी चेंज होती है उस टाइम पे।
सर कुछ दवाइयाँ खाने के बाद भी दवाइयाँ भी होंगी डेफिनेटली, क्योंकि वो जब सॉल्ट्स मिलते हैं जाके आपके ब्लड में तो वो कलर चेंज करते हैं। यस सर। ठीक है, ग्रीनिश येलोइश कलर देखने को मिलता था। मोस्टली सर बिकासोल वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एंटीपायरेटिक हो कोई भी मेडिसिन जब आप खाते हैं एंटीपायरेटिक, तो तब भी आपको देखने को मिलता है। सर इकबाल आपसे पूछना चाहते हैं टाइम। रिपीट करने दो यार, ये कोई बात नहीं, टाइम हो गया पता नहीं चला। बोर हो गए आज, ज्यादा बोर हो गए क्योंकि आज और मैंने सर मजा आ रहा है सर, मैं ऐसे लिया करो रोज। अच्छा ऐसे लिया करूँ? यस सर। यस अरे सर। थैंक यू यार, मेरे को तो ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कई बच्चे कहते हैं कि सर वो कुछ डायग्राम्स भी अच्छे चाहिए होते, तो मैं इसलिए 3D डायग्राम कुछ इंफॉर्मेशन डायग्राम वगैरह ऑलरेडी ऐड कर देता हूँ उसमें। सर चलिए अच्छा इसमें है। इंटरेक्शन अच्छा हो पा रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन कई बच्चे मुझे ऐसा लग रहा है बोर हो गए हैं, वो बोल नहीं रहे कुछ। सर उनको माइक शाइनेस है। उनको माइक शाइनेस है, ये वैभव बोला ना? यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ माइक शाइनेस है। क्यों शाइनेस है माइक? वो वैसे भी तो लिखते हैं ना कमेंट्स वगैरह। देखो ईशा की तो मुझे आवाज ही नहीं आई है अभी तक। और यस सर, ये बोला देखो था है। ये देखो अब आई है इसकी आवाज। अभी अगर मैं कोई पढ़ाते हुए जब स्टूडियो में होता हूँ, अगर एक बार मैं कोई खाने पीने की बात कर दूं तो सबसे पहले ईशा का मैसेज आता है। वो अलग बात है, आज हमने कोई खाने पीने की बात नहीं की तो ईशा बिल्कुल शांत है। ईशा सर क्या आपने बोला नहीं है। क्या बेटा? आपने बोला मुझे अच्छा देखो दोनों एक साथ बोल रहे हैं। यस प्रतीक बोल बोल, क्या कह रहा था? सर आपने मेरे गुलाब जामुन नहीं दिए। अच्छा मैंने गुलाब जामुन नहीं दिए? ओके, बस तेरा 11th का रिजल्ट आ जाए फिर दे गुलाब जामुन। सर आज आप बस पीपीटी दे देना ये वाली आज ही। मैं हूँ देख, मैं हूँ घर पे, मैं सेंड करूँगा ऑफिस वाली मेल आईडी पे। वहाँ मैं मैम को अभी कॉल करके बोलूँगा कि अगर आपको मेल मिल गया है तो आप अभी सेंड करना बच्चों को, ठीक है? तो यस आपको अभी सर, मिल थैंक यू। जाएगी। बिल्कुल। इज इट रियली ऑल रिकॉर्डेड? हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई। अब सुनो, अच्छा जैसे येलो कलर होता है तो मुझे एक बात और याद आई कि जैसे कई बार स्मेल भी आती है आपके यूरिन में, दैट इज ऑल्सो यस दिस सर। बिकॉज ऑफ दिस सम पिगमेंट्स प्रेजेंट। यूरिनॉइड्स बोलते हैं उन्हें। लाइक द यूरे ये एक प्रोटीनिशियस कंपाउंड अमाइनो एसिड्स हम इसको बोल सकते हैं, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं यूरेनॉइड्स की वजह से। ठीक है, और लगभग एवरेजली आप पर डे हम 25 से 30 ग्राम 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बच्चों यूरिन में। इतना यूरिया हम हर रोज निकालते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल यूरिन जो होता है, और एक नॉर्मल यूरिन के अंदर, ठीक है, एक नॉर्मल यूरिन में हम्म, एक नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज, आरबीसी और प्रोटीन, प्रतीक ये सब देखने को मिलेंगे हमें नॉर्मल यूरिन में, है ना? है ना प्रतीक? वैभव, यस सर। ये सब देखने को मिलेंगे ना हमें नॉर्मल यूरिन में? नो सर। नहीं सर। नो सर। ये तो मना कर रहा है। अरे बाकी तुम बताओ प्रतीक, ये तो ऐसे ही बोल रहे हो। प्रतीक तुम बताओ सर ये सब आरबीसी लिख दिया तो मतलब ब्लडी यूरिन हो गया है तो। प्लेटलेट्स सर टेस्ट करना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, टेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। ग्लूकोज होगा तो क्या उसे हम नॉर्मल यूरिन बोलेंगे प्रतीक? बता जरा। नो सर, नहीं तो बोलेंगे। ब्लडी हो गया। बेटा बेटा, प्रोटीन अगर बाहर आ रहे हैं बॉडी से तो क्या वो नॉर्मल होगा? नहीं होगा, डिजीज कॉज करेगा। डिजीज कॉज करेगा। तो ये सभी क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल यूरिन के अंदर ये सभी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये कीटोन बॉडीज क्या होती हैं? कई बार सुना है, ये टेस्ट वगैरह में भी देखा मैंने कीटोन बॉडीज का। कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं ये? सर कीटोनिक शुगर्स जो होती हैं एल्डोसिस एंड कीटोसिस। वेरी गुड, कीटोन है तो कीटोन ग्रुप तो देखने को मिलेगा ही। अच्छा प्रोड्यूस कैसे होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम दी फैटी एसिड्स। ठीक है, फ्रॉम दी फैटी एसिड्स। ठीक है और कौन रोल प्ले करता है?
कौन रोल प्ले करता है इसमें? आपका लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बेटा कीटोन बॉडीज वो केमिकल्स हैं बॉडी के जो बनते हैं जब when there is not enough insulin in the blood, और तो वो क्या करता है, तो वो ब्रेक डाउन करता है फैट को इंस्टेड ऑफ दिस शुगर, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। मैंने बताया था ना जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, जब प्रतीक ने क्वेश्चन पूछा था सर फिर तो अगर मैं कुछ ना खाऊं तो फैट खत्म हो जाएगा, ये तेरा ही क्वेश्चन था ना, मुझे याद है। जी सर। हाँ कि जब मैंने बोला था कि जब आपकी बॉडी में कुछ नहीं मिलता तो जो स्टोर्ड फैट होता है उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लीवर एक इम्पॉर्टेंट साइकिल भी आपकी जो यूरिया साइकिल होती है लीवर उससे रिलेट करता है। ऑर्निथिन साइकिल सुना है आप लोगों ने, यूरिया साइकिल जिसे हम ऑर्निथाइन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ऑर्निथाइन साइकिल या यूरिया साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल कंप्लीट होती है 5 स्टेप में, या यूरिया साइकिल मैं कह सकता हूँ कंप्लीट होती है 5 स्टेप में, जिसमें 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और 3 स्टेप साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। लीवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर। मैंने बताया था आपको कि आपकी बॉडी में भी अमोनिया बन रहा है, उस अमोनिया को ब्रेक करने में और इस यूरिन के बनने तक लीवर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूरिक एसिड हो, यूरिया हो, आपकी बॉडी में जो बनते हैं वो लीवर के एक्शन की वजह से ही बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ठीक है। ओके सर। यस सर। अब जैसे एक टर्म आती है यहाँ पे, ठीक है, एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं अल्बुमिनोयूरिया। अल्बू, ये क्या आया, इसको क्या हो गया? पीपीटी डिलीट। ऐसे कैसे, कौन बोला? ये आकिब होगा, ये कौन था? ये कौन था? ये किसने कहा पीपीटी डिलीट? इसी को सबसे ज्यादा खुशी होती पीपीटी। मेरा आपका सबका प्यारा आकिब। अरे ये क्या हो रहा है यार, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। Albuminuria. What is the meaning of albuminuria? The presence of protein in the urine. ठीक है, अल्बुमिनोयूरिया, वर्ड को ब्रेक करो, चंक करो। अल्बुमिन पढ़ा था ना, अल्बुमिन क्या था? यस, प्रोटीन था नहीं था? जी सर। हाँ जी, और अल्बुमिनोयूरिया यानी कि यूरिन के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू द यूरिन। तो ये प्रोटीन आप लोग जानते हो, अल्बुमिन एक स्मॉलेस्ट प्रोटीन है आपके ब्लड प्लाज्मा में। Yes, sir. सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है बच्चों, ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा, राइट एकदम। तो अल्बुमिनोयूरिया लिख लेंगे, इसका मतलब कि प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। एक टर्म एक और आती है जिसे बोलते हैं पायूरिया। कोई बताएगा पायूरिया का मतलब? पायूरिया क्या होता है? देखो, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड पस इन द यूरिन। ठीक है, एक और होती है टर्म जैसे कि सिस्ट आइटिस। आइटिस को हमने पढ़ा है ना, आइटिस का मतलब क्या बताया है कभी भी? आइटिस वर्ड कहीं भी आया उसका मतलब क्या था? अरे बोलो। Inflammation. इन्फ्लामेशन। तो सिस्टाइटिस इन्फेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है यूरिनरी ब्लैडर में या ब्लैडर के आसपास। तो सिंपल सिस्टाइटिस को, सिस्ट होना यानी कि इसको हम सिंपली इन्फेक्शन का भी नाम देते हैं, इन्फेक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर, इन्फेक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और भी आप लोगों ने कई टर्म्स पढ़ी होंगी, और जैसे एक होता है ग्लोमीरुलो नेफ्राइटिस।
राइटिस, देखो दोबारा से, नेफ्राइटिस, आइटिस, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। वर्ड को देखो, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बताना चाह रहे? Inflammation of glomerulus. नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजनस बेस मतलब सीधा नाइट्रोजनस बेस्ड। अरे ग्लोमेरुलो किससे रिलेट करता है? ग्लोमेरुलो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोमेरुलाई को, और आइटिस का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? इन्फ्लामेशन। हाँ, तो यानी कि ये क्या है? इन्फ्लामेशन होना, किसमें? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है, तो ग्लोमेरुलाई यानी कि ग्लोमेरुलाई किसके अंदर आते हैं? नेफ्रॉन के अंदर आते हैं, बोलो। Yes, sir. सर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, किसमें? ग्लोमेरुलाई में, किसके? किडनी के। खत्म। ठीक है, तो इसी तरीके से रिनल कैलकुलाई पढ़ा होगा आप लोगों ने, पथरी सुने ना, पथरी हो गई किडनी में। Yes, sir, kidney stone. हाँ जी, किडनी स्टोन, तो उसे बोलते हैं रिनल कैलकुलाई, राइट। तो इसमें अब हमारा एक टॉपिक मेजर बच रहा है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म और हार्मोनल एक्शन। ये दो टॉपिक होते ही हमारा ये चैप्टर भी वाइंड अप होने की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यस सर, फिर आज इतना ही रखें। जैसी आपकी आज्ञा। नहीं नहीं, जैसा आप लोगों का प्यार। सर आज 2 घंटे पढ़ा है लगातार। हाँ सर, 4 घंटे। 8 बज गए हैं, देखो आज लिखा ज्यादा है। जी सर। ठीक है, और बोर भी अच्छे से हुए आप लोग ज्यादा लिखने की वजह से, आई कैन नहीं अंडरस्टैंड। सर। अच्छा नहीं हुए, थैंक यू। ठीक है, ऐसा भी अच्छा है। तो सर आज आपकी आवाज तेज है। आज मेरी आवाज तेज है, पता नहीं। वो माइक्रोफोन हाँ से सर। करना है। अरे यार, मैंने आज वो ब्लूटूथ लगा रखे हैं, जो नॉर्मल ब्लूटूथ होते हैं ना, तो वो लैपटॉप से कनेक्ट करके बस माइक से बड़े ब्लूटूथ। तो इस वजह से। ठीक है, तो ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट हम लोगों का फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली एक न्यू चैप्टर को फिर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 22 को, ओ सॉरी चैप्टर 20 को। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ओके तब सर। तक आप लोग इसको पढ़ना है अच्छे से, राइट। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बच्चों। सर ठीक है, पीपीटी। अरे ओके कर रहा हूँ सर। यार सेंड। ये कौन था जिसने आकिब था? ये कौन था? ये पीपीटी वाला प्रतीक। प्रतीक था? अच्छा, ये नहीं वैभव। नहीं सर। सर, ये विजय विजय। विजय तो ये वैभव है, ये तो ये तो मुझे वैभव, तो भूल गया। वैभव की अरे आवाज। वह प्रतीक का नाम लगा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सर ये पीपीटी बच्चों आप से ऐसे ही होता है। वो बिल्कुल मेरे अभी 2-3 मिलेगी आप अकाउंट लोगों को। चेंज होके आते रहते हैं, कभी वैभव कभी विजय, एक और नाम भी है। अच्छा, 2-3 अकाउंट है। अरे वो मैमल नहीं आया है क्या आज क्लास में? आया है सर। मोमोज। कहाँ? कहाँ है वो मोमोज का ओनर? मोमोज शॉप का ओनर कहाँ गया? सर बोल नहीं रहा। अच्छा, बोल नहीं रहा है वो सेशन में? नो सर, वो फर्स्ट क्लास में था। अभी नहीं है वो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है सर फिर। आपके साथ हुआ कैसे? अरे यार, मैं बस संडे कभी कभी क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो वो पैर ट्विस्ट कर गया यार। अनप्लेन ग्राउंड था, गड्ढे में पैर चला गया भागते भागते, और वो ज़्यादा ट्विस्ट कर गया और इन्फ्लामेशन आ गई उसमें। तो फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, तो बाकी देखते हैं। तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, स्टैंड ठीक से नहीं हो पा रहा हूँ मैं। डोंट वरी सर, गेट वेल सून। तो सर तो कह रहे थे कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। मैंने कहा नहीं, बच्चों के एग्जाम्स हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं गूगल मीट पे क्लास ले लूँ तो उनका थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम है। अगर आज छुट्टी होती है तो फिर 2 क्लास में काफ़ी सारा हम लोग कवर कर लेंगे। मुझे लग रहा था चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज। सर तो आप लोगों से क्लास तो अंकित सर तो वेट कर रहे हैं, उनको पीरियड मिल जाए बस कैसे भी। अच्छा अंकित सर, यस सर। नहीं एग्जाम टाइम है आप लोगों के, तो अगर मैं इस टाइम पे स्किप करता तो मैंने कहा अगर क्यों ना, मेरे पास पेन टैब है, लैपटॉप है, तो मैं गूगल मीट पे क्लास ले लूँ। तो वो ठीक हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो हार्ड। अरे यार बस बैठा हूँ मैं किसी तरह पैर को कभी ऐसे रख रहा हूँ, कभी ऐसे रख रहा हूँ, लेकिन ठीक है।
निकल गया टाइम, पता नहीं लगा मुझे। ठीक है। सर चल। रेडी आज हमें भी 4 घंटे हो गए। हाँ देख लो, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ तक इसकी रिवीजन करो, फिर आप लोग मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में। गुड इवनिंग सर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening. Thank you, sir. थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू कुलवंश, तू था निकम्मे क्लास में, तेरी आवाज नहीं आई मुझे कुलवंश। कुलवंश कहाँ है तू? यस सर। तू बोला क्यों नहीं क्लास में, कहाँ था तू? चुपचाप बैठा हुआ है। यस सर। हाँ यस सर, चुपचाप बैठा हुआ है बिल्कुल। चल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यहाँ तक पढ़ियो, ठीक है।